नमस्कार। हमारा आज का विषय है इंजीनियर। क्या आप इंजीनियर बनेंगे? इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना और इंजीनियर होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है तो आप इंजीनियर की ही नौकरी करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी कुंडली में कैसे ग्रह योग उपस्थित होने चाहिए। इसके बाद फिर आप यदि इंजीनियर बन भी जाते हैं तो क्या प्राइवेट सेक्टर में होंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। इसके बाद फिर आपके पास धन होगा भी या नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि यदि आप सरकारी इंजीनियर हैं तो आपके पास धन हो, या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके पास धन हो। धन होना अलग बात है, प्रसिद्धि होना ये अलग बात है, इंजीनियर होना ये अलग बात है। तो हम आज इन सभी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग की शिक्षा के योग क्या हैं। कॉलेज की शिक्षा का भाव ये पंचम भाव है और चतुर्थ भाव शिक्षा के लिए प्रमुख भाव चतुर्थ भाव है। हालांकि कॉलेज में जो विषय का चयन है वो हम पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का प्रमुख भाव चतुर्थ भाव ही है। पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है। तो चतुर्थ और पंचम भाव ये दो प्रमुख भाव हैं शिक्षा के। शिक्षा का भाव द्वितीय भाव भी है, उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव है, लेकिन प्रमुख चतुर्थ एवं पंचम। यहाँ पर बात चूंकि कॉलेज की शिक्षा की हो रही है, इसलिए हम चतुर्थ और पंचम दोनों को देखेंगे। तो भाव तो चतुर्थ और पंचम हो गए। 4 और ये 5। इसके बाद ग्रह, जितने भी क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह टेक्निकल शिक्षा देते हैं। जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो ये जो क्रूर ग्रह हैं, यदि इनका संबंध चतुर्थ एवं पंचम भाव से होता है तो व्यक्ति टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यदि ये चतुर्थ अथवा पंचम भाव में स्थित हों तो फिर ऐसा बालक टेक्निकल शिक्षा की ओर जाता है। अब टेक्निकल शिक्षा में इंजीनियरिंग भी है और MBBS भी है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि टेक्निकल शिक्षा है अथवा नहीं। और यदि कोई भी ग्रह, ये क्रूर ग्रह चतुर्थ या पंचम भाव में स्थित नहीं है तो फिर यदि चतुर्थेश या पंचमेश क्रूर ग्रह हो, और जैसे यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य स्वयं ही एक क्रूर ग्रह है। यदि सूर्य यहाँ एकादश भाव में स्थित होता है या नवम भाव में, दशम भाव में या लग्न में, तो भी व्यक्ति को वो टेक्निकल शिक्षा देता है। तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पंचम भाव पर हो या चतुर्थेश पंचमेश से हो
या दशम दशमेश, नवम नवमेश आदि से हो, या इनका प्रभाव लग्न पर हो, तब भी व्यक्ति टेक्निकल शिक्षा की ओर जाता है। तो शिक्षा के लिए ये मैंने आपको बताया। अब इंजीनियर की बात हो रही है, तो इंजीनियरिंग के लिए जो प्रमुख ग्रह हैं वो है मंगल, शनि। ये दो प्रमुख ग्रह हैं जो व्यक्ति को इंजीनियर बनाते हैं। इसके अलावा बुध है। बुध क्रूर ग्रह तो नहीं है, लेकिन यदि मंगल एवं बुध की युति चतुर्थ, पंचम, दशम भाव, एकादश भाव में या नवम भाव में या लग्न में हो और ये दोनों ग्रह बलवान हो, इनका संबंध दशम अथवा दशमेश से बन रहा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करता है। मंगल बुध अधिकतर मैकेनिकल इंजीनियर की ओर ले जाते हैं। यदि अन्य किसी ग्रह का प्रभाव ना हो तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि मंगल प्लस राहु, तो ऐसा व्यक्ति फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ओर जाता है। मंगल एवं प्लस शनि, ये सिविल इंजीनियर की ओर जाता है। तो इस तरह से यदि मंगल और बुध साथ में स्थित हैं और यदि इनका प्रभाव चतुर्थ अथवा दशम भाव पर है, स्थित है, ये चतुर्थ में स्थित है या दशम भाव में स्थित है या पंचम भाव में है या नवम अथवा एकादश में लग्न में है, और यदि ये दोनों बलवान हैं और कहीं ना कहीं इनका संबंध दशम अथवा दशमेश से हो रहा है या दशमेश इनके नवांश में हो या दशमेश इनके नक्षत्र में हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग की शिक्षा लेता है, इंजीनियर होता है। अब ये तो बात मैंने अभी केवल इंजीनियरिंग के शिक्षा की है। यदि पंचमेश का या चतुर्थेश का संबंध दशम भाव से हो जाए, जैसे इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है, यदि ये सूर्य यहां स्थित हो तो फिर ऐसा सूर्य और शनि, बुध, यदि ये ग्रह यहां स्थित होंगे तो व्यक्ति को इंजीनियर बनाते हैं, यानी कि उसकी शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से बनता है। ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसी शिक्षा से संबंधित नौकरी भी करेगा, या तो पंचमेश हो या फिर चतुर्थेश हो। यदि ये चतुर्थेश चंद्रमा अगर यहां पर दशम भाव में स्थित हो और ये चंद्रमा मंगल, बुध या शनि के साथ स्थित हो, मंगल और बुध यहां बलवान हो और चंद्रमा भी, तब भी वो व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। हालांकि दशम भाव पर चंद्र, मंगल या फिर चंद्र एवं सूर्य, यदि सूर्य प्लस मंगल हो या फिर चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर नहीं डॉक्टर की ओर कदम बढ़ाता है। लेकिन यहां पर मंगल और सूर्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां मैं चतुर्थेश एवं पंचमेश की बात कर रहा हूं कि यदि पंचमेश यहां पर सूर्य है और चतुर्थेश चंद्रमा है, तो यदि यहां पर सूर्य स्थित हो, बुध हो और शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। यानी यदि पंचम भाव का और चतुर्थ भाव का सीधा संबंध दशम भाव से बन रहा है,
तो फिर उसके शिक्षा और नौकरी का सीधा संबंध बनता है। इसके बाद फिर एक बात यह भी आती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में होगा अथवा गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सूर्य शासन का कारक ग्रह है। सूर्य को बलवान होना चाहिए। यदि सूर्य कुंडली में बलवान है और शुभ स्थित है तो फिर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। यदि सूर्य बलवान नहीं है तो फिर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा, इंजीनियर के लिए एक बात यह भी बता दूं कि मंगल का बलवान होना जरूरी है। यदि मंगल आपकी कुंडली में बलवान नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर की कुंडली में यदि सूर्य बलवान नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अब हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य ही शासन का कारक है, तो सूर्य का बलवान होना जरूरी है। इसके अलावा सरकारी नौकरी मंगल भी देता है क्योंकि मंगल सेनापति है। यदि मंगल बलवान है और शुभ स्थित है, जैसे यहाँ मेष राशि हो या ये मकर राशि है, यहाँ यदि मंगल स्थित है और बलवान है, उस पर गुरु की दृष्टि है या उसका चंद्रमा से संबंध बन रहा है, शुभ एवं बलवान चंद्रमा से, तब भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन शासन का प्रमुख कारक सूर्य है। सूर्य का बलवान होना जरूरी है और सूर्य का संबंध छठे भाव से, छठा भाव नौकरी का भाव है, दशम भाव से ये कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है, नौकरी व्यवसाय दोनों का। तो या तो छठे भाव से हो या दशम भाव से हो या भाग्य भाव, एकादश भाव, लग्न, द्वितीय, यदि इन भावों में है और बलवान है सूर्य, सूर्य को षड्बल में बलवान होना चाहिए। सूर्य को नीच राशि में नहीं होना चाहिए। हालांकि नीच राशि में होने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नीचता का अर्थ हमेशा ही बुरा नहीं होता है। नीचता का अर्थ हमेशा ही कमजोरी नहीं होता है कि जो ग्रह नीच हो गया वो कमजोर हो गया। उसे आपको नवांश कुंडली में भी देखना होगा, उसे आपको षड्बल में भी देखना होगा। यदि वो षड्बल में बलवान है, यदि वो नवांश कुंडली में ठीक है, बात यदि नौकरी की चल रही है, तो यदि वो दशांश कुंडली में भी ठीक है तो फिर उसे हम बलवान कहेंगे। नीचता के कुछ अन्य अर्थ अलग होंगे। तो ग्रह को साधारण तौर पर नीच नहीं होना चाहिए, त्रिक भाव में स्थित नहीं होना चाहिए, षड्बल में कमजोर नहीं होना चाहिए, नवांश में भी अशुभ स्थित एवं पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो यदि सूर्य बलवान है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। अब बात धन की, जरूरी नहीं है कि आपके पास सरकारी नौकरी हो तो आप लखपति या करोड़पति होंगे। यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो तो आप लखपति या करोड़पति होंगे। धन प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के योग भी आपकी कुंडली में उपस्थित होने चाहिए। तो जैसे धन भाव, लाभ भाव, इन दोनों भावों को बलवान होना चाहिए। यानी इन भावों पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, एकादश भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। एकादश भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह स्थित है तो एकादश को बलवान समझना चाहिए, लेकिन द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह नहीं, शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। तो यदि दोनों भाव बलवान हैं, इनके भावेश बलवान हैं और इनके भावेश का संबंध
लग्न लग्नेश दशम दशमेश यानी केंद्र अथवा त्रिकोण से बन रहा है, तो फिर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति धनवान होगा। इसके अलावा अब मान लिया कि आपकी कुंडली में इंजीनियरिंग के योग हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा के योग हैं, तो दूसरा स्टेप ये है कि आप ये देखिए कि क्या चतुर्थेश एवं पंचमेश का संबंध दशम दशमेश षष्ठ षष्ठेश लग्न लग्नेश आदि से बन रहा है। यदि बन रहा है तो फिर आप इंजीनियर की ही नौकरी करेंगे। इसके अलावा सूर्य पर ध्यान दीजिए कि क्या आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। फिर इसके अलावा फिर धन भाव, एकादश भाव, इनके स्वामियों को देखिए धन के लिए कि धन होगा या नहीं। अब बात स्टेटस की, लेवल, किस लेवल की नौकरी आपको मिलेगी। लेवल के लिए आपकी कुंडली में धन योग एवं राजयोग उपस्थित होने चाहिए। ये केवल इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए ही नहीं है, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए यदि आपकी कुंडली में धन योग एवं राजयोग उपस्थित हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी या बिजनेस का लेवल अच्छा होगा, यानी आपके पास धन होगा, यश, नाम, प्रसिद्धि आदि भी होगा। दशम भाव और लग्न भाव ये दोनों ही मान सम्मान प्रसिद्धि के भाव हैं। इसके अलावा एकादश भाव को भी कह सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव वृद्धि स्थान कहलाता है। तो यदि लग्नेश अथवा दशमेश या पंचमेश, पंचम भाव भी प्रतिष्ठा का भाव है, तो लग्नेश, पंचमेश, दशमेश, भाग्येश यदि ये एकादश भाव में स्थित होते हैं या एकादश भाव से एकादशेश से संबंध बनाते हैं तो भी प्रसिद्धि, यश, नाम होता है। तो लग्न, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव इनका संबंध यश एवं प्रसिद्धि से है। इसके अलावा सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक है, क्योंकि सूर्य को राजा कहा जाता है। 9 ग्रहों में सूर्य राजा है, इसलिए सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक ग्रह है। तो यदि सूर्य बलवान है, शुभ स्थित है, उसका संबंध लग्न, पंचम, नवम, केंद्र भाव, एकादश भाव आदि से हो रहा है, तो फिर ये माना जा सकता है कि आपका नाम होगा, यश होगा, प्रसिद्धि होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। नमस्कार।